नमस्कार स्टूडेंट। सरस्वती माँ कोचिंग सेंटर में आज हम आपका फिर से स्वागत करते हैं। आज हम 12वीं क्लास के ही जो हमारे सेकंड बुक के जो पांचवा चैप्टर है यात्रियों के नजरिए, इसके बारे में बात करेंगे। ये इतिहास का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर होने वाला है आपका, और इसमें आप ये चीज देखोगे कि हमारे देश में कौन कौन से यात्री आए, उन्होंने अपने क्या क्या विचार प्रस्तुत किए। इन सबके बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो मैं आपको इसके बारे में पहले थोड़ा बहुत बता देता हूँ, और अगर आप भी एग्जाम की प्रिपरेशन करना चाहते हो तो आप मेरे चैनल से जुड़े रहो। आपको धीरे धीरे करके बाकी सारे चैप्टर्स की वीडियोस क्या होती जाएगी, मिलती जाएगी। तो चलो इसके इंट्रोडक्शन की तरफ चलते हैं। हमारे देश में 11वीं शताब्दी के बाद बहुत सारे यात्री आने लगे, जिसमें से पहला था अल ब्रूनी, दूसरा इब्न बतूता, तीसरा फ्रांसवा बर्नियर। और ऐसा नहीं कि यही तीन थे, और भी बहुत सारे यात्री आए, लेकिन मुख्य रूप से अगर हमें इस अध्याय में जो पढ़ना है वो ये तीन यात्री है। और इन तीन यात्रियों के बारे में हम बात करेंगे। अल ब्रूनी जो कह सकते हैं 1017 में आया भारत में, ठीक है। इब्न बतूता जो 1332-33 में आया, और लास्ट है फ्रांसवा बर्नियर जो हमारे यहाँ पर कह सकते हैं 1656 में आया था। ऐसे ही करके ये तीनों यात्री भारत में आते हैं, भारत में आके अपने विचार प्रस्तुत करते हैं। इन्होंने अपनी पुस्तकों में क्या क्या बताया है, ये यात्री भारत में क्यों आते हैं, या फिर ये यात्री जो है ये किस लिए आते हैं। पहली चीज आपको बतानी चाहिए, यात्री होते कौन है। तो ये यात्री जो होते हैं इन्हें हम कह सकते हैं ट्रेवलर्स कह सकते हैं। ऐसे व्यक्ति जो दूसरे देश में जाते हैं और हर एक चीज के बारे में पता करते हैं। हम उस देश में क्यों जा रहे हैं, वहां की संस्कृति कैसी है, वहां की भाषा कैसी है, वहां पे क्या रहन सहन है, वहां की जलवायु कैसी है, हर चीज के बारे में जांचते हैं, परखते हैं और उसे अपनी भाषा में दर्ज करते हैं। ऐसे ही भारत में बहुत सारे यात्री आए, उन्हीं यात्रियों के बारे में हमें क्या करना है, पढ़ना है। तो चलिए अब हम इस चैप्टर के कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न पढ़ लेते हैं। इसमें सबसे पहला प्रश्न जो आपका आता है वो है कि अल ब्रूनी द्वारा रचित किताब उल हिंद का विवरण दीजिए, और इस पुस्तक को लिखने में उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई। पहले आपको बताना चाहिए अल ब्रूनी कौन था। अल ब्रूनी कह सकते हैं उज्बेकिस्तान में रहने वाला एक व्यक्ति था, जिसका जन्म 973 ईस्वी में हुआ था। ये कुछ मेन पॉइंट्स होते हैं, इनको नोट कर लिया करो। और इसके साथ साथ अगर देखा जाए तो 1017 में क्या हुआ, ये भारत में आया। भारत में कह सकते हैं गुलाम के रूप में आया था। महमूद गजनवी इसे क्या किया था, इसे बंदी बना लिया गया था और इसे भारत में लेके आए। और लाने के बाद कह सकते हैं गुलाम के रूप में आया, लेकिन आगे चल के जब इसे आजादी मिल गई तो ये एक राइटर था। इसने भारत की हर एक चीज को देखा, हर एक व्यवस्था को देखा, और देखने के बाद एक पुस्तक की क्या की, रचना की, जिस पुस्तक का नाम है किताब उल हिंद, अर्थात हिंदुस्तान के ऊपर लिखी हुई एक पुस्तक। और उसमें उसके सामने कौन कौन सी समस्याएं आई, उनके बारे में भी क्या करना है, पढ़ना है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इसकी समस्याओं की। अल ब्रूनी के सामने मुख्य रूप से तीन समस्याएं आई थी। पहली समस्या थी जिसे हम कहते हैं भाषा। अल ब्रूनी भारत में आया, भारत में आने के बाद उसके सामने सबसे पहली जो समस्या उत्पन्न हुई वो थी भाषा। कैसे हुई, अब मैं आपको बताता हूँ। मान के चलो, अगर आप एक देश में जाते हो, वहां पे बहुत सारी लैंग्वेज बोली जाती है। आप तो दूसरे देश के व्यक्ति हो, आपको अपने देश की लैंग्वेज आती है। आप वहां जा रहे हो, वहां जाकर आप एक लैंग्वेज सीखते हो, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी, ऐसे कर करके जब अल ब्रूनी भारत आया तो सबसे पहले उसने पंजाबी सीखी, फिर हरियाणवी, फिर गुजराती, राजस्थानी, ऐसे कर करके उसे हर एक भाषा को क्या करना था, सीखना था। और यही भाषा को सीखने में उसे बहुत सारी समस्याओं का क्या करना पड़ा, सामना। तो जब वो पुस्तक की रचना कर रहा था तो उसके सामने पहली समस्या कौन सी आई, भाषा, क्योंकि भारत में बहुत सारी भाषाओं का क्या है, प्रचलन है। समझ आ गया। नंबर 2 की तरफ चलते हैं। संस्कृति। भारत में अगर देखा जाए तो अल ब्रूनी ने अनेक प्रकार की संस्कृतियों का गहन अध्ययन किया। वो पहले एक संस्कृति के बारे में जानता है, फिर दूसरी, फिर तीसरी, चौथी। अब भारत तो एक विविधता वाला देश है, यानी जिसमें डिफरेंटेबिलिटी, यानी बहुत सारे अलग अलग कैटेगरी के लोग रहते हैं। तो यहाँ पर उसने अपने विचार क्या किए, प्रस्तुत किए। उन्हीं के बारे में हमें क्या करना है, जानना है। तो जब अल ब्रूनी भारत आया तो भारत की संस्कृति के बारे में उसने बताने की कोशिश तो की, लेकिन वह अनेक प्रकार की संस्कृतियों को जानने में असमर्थ हुआ, क्योंकि भारत में बहुत सारी संस्कृति वाले लोग भी क्या करते हैं, रहते हैं। तो ये उसके सामने क्या थी, दूसरी समस्या। अब हम चलते हैं तीसरे पॉइंट की तरफ। तीसरा पॉइंट है जिसे कहते हैं अभिमान। अभिमान का मतलब क्या है, ये मैं आपको समझाता हूँ। मान के चलो आप किसी देश में रहते हो या फिर आप वहां जा रहे हो, तो वहां पर ना आपको अगर किसी चीज का ज्ञान है तो आपको इस चीज का घमंड नहीं होना चाहिए। अल ब्रूनी आया, इब्न बतूता आया, फ्रांसवा बर्नियर आया, ये तीनों के तीनों हमारे देश में आए और देखा सब कुछ, और देखने के बाद इन्हें इन चीज का कह सकते हैं घमंड था कि इंडिया अभी भी पीछे है, यानी भारत अभी भी पीछे है और उनके देश आगे हैं। तो इस चीज का उन्हें बहुत ज्यादा क्या था, घमंड था। इसलिए उन्होंने अपनी पुस्तक में भारत की तुलना ऑटोमन साम्राज्य, यूरोप साम्राज्य, मतलब बहुत सारे साम्राज्यों से की। और ऐसे ही करके वो लोगों का विश्वास जीतने में क्या हो गया, असमर्थ हो गया। जैसे कि मान के चलो, अगर मुझे कुछ आता है और मैं तुम्हें बोलूं हाँ मुझे ही आता है,
तो ये चीज बेकार है। मैं ये कह सकता हूँ कि हाँ मुझे आता है, मैं आपको भी समझा दूंगा, लेकिन अगर मैं ये घमंड के रूप में बोलूंगा तो लोग मेरे ऊपर ट्रस्ट नहीं करेंगे। ऐसी करके अल बिरूनी भारतीय जनता का विश्वास कह सकते हैं जीतने में क्या हुआ था, असमर्थ हुआ था। ये उसके सामने क्या थी, तीसरी बड़ी समस्या थी। अब ये तो उसके सामने उत्पन्न होने वाली समस्या थी, लेकिन उसने अपनी पुस्तक किताब उल हिंद में कई सारी चीजों का क्या किया है, विवरण दिया है। तो उसकी पुस्तक के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है सरल व स्पष्ट। सीधी सी बात है, किताब उल हिंद के अंतर्गत सरल और स्पष्ट शब्दों का प्रयोग किया गया है ताकि कोई भी व्यक्ति उसे आसानी से क्या कर सके, समझ सके और उसे जान सके। तो इसीलिए हम इसका बहुत अच्छे से क्या कर सकते हैं, विस्तार कर सकते हैं। नंबर 2 है आपका 80 अध्याय। इस पुस्तक के अंतर्गत किताब उल हिंद के अंतर्गत अगर देखा जाए तो अल बिरूनी ने 80 अध्यायों में भारत का विवरण दिया है। उसमें उसने भार तोलन, मापन विज्ञान, खगोल विद्या, ठीक है, गणित हो गया, और इसके साथ साथ भारत के रीति रिवाज, परंपराएं, सब चीज का विवरण दिया है कि भारत में क्या क्या है और क्या क्या नहीं है। हर चीज का उसने क्या दिया है, विवरण दिया है। नंबर 3 है आपका विशिष्ट शैली। अब उसने इस पुस्तक को रचित करते हुए एक विशिष्ट शैली का क्या किया है, विवरण दिया है। वो ये कहता है कि जब भी कभी वो किसी चीज को अच्छे से बताएगा तो सबसे पहले वो क्या करता है, एक प्रश्न पूछता है। प्रश्न पूछने के बाद उसका विस्तार करता है, मतलब उसके बारे में अच्छे से समझाता है, और लास्ट में क्या करता है, वो दूसरी संस्कृतियों से तुलना कर देता है। तो ये इसका क्या था, पॉइंट था, यानी जिसमें एक वो अनोखी शैली का क्या करता है, प्रयोग करता है, जिसमें पहले प्रश्न पूछेगा, फिर विस्तार से उसके बारे में बताएगा और लास्ट में क्या कर देगा, तुलना कर देगा। ठीक है। नंबर 4 गणित की ओर झुकाव। जब अल बिरूनी भारत आया था तो भारत में अगर देखा जाए तो उसका गणित की ओर झुकाव था। ये उसके लिए बहुत ज्यादा क्या था, एक अलग तत्व था। क्यों? क्योंकि वो ना गणित के बारे में बहुत ज्यादा अट्रैक्टिव था। इसलिए हम कह सकते हैं कि उसने अपनी पुस्तक में गणित के माध्यम से भी कई सारी चीजों को बताने की क्या की है, कोशिश की है। ठीक है। अब निष्कर्ष क्या बताओगे? वैसे तो बहुत सारे यात्री आए, लेकिन अल बिरूनी भी हमारे देश में आया और उसने अपने विचारों को किताब उल हिंद में क्या किया, प्रदर्शित किया। ठीक है। अब ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब चलते हैं इस चैप्टर के दूसरे क्वेश्चन की तरफ, जो भी बहुत ज्यादा क्या है, इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता भारत में आकर नारियल और पान का विवरण किस प्रकार देता है? अब ये चीज सोचो कि इब्न बतूता भी भारत में आया, उसने भारत में आने के बाद नारियल और पान को किस रूप में देखा या किस प्रकार देखा, उसके बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता जो मोरक्को का रहने वाला कह सकते हैं एक यात्री था, वो भारत में आया और आने के बाद उसने भारत में उसने नारियल का भी विवरण दिया और पान का भी। तो सबसे पहले नारियल के बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता अपनी पुस्तक रिहला में यह कहता है कि जो नारियल है वो मानव सिर जैसे गिरदार फल के रूप में है, मतलब कि मानव के सिर के जैसा है। क्योंकि आपने देखा होगा जो हमारा नारियल होता है जड़ वाला, उसमें आपने देखा होगा 2-3 उसमें छेद होते हैं, 2 आंखों की तरह लगते हैं, एक मुंह की तरह लगता है, ऊपर से उसपे बाल वाल है। ठीक है। और इसके साथ साथ ये भी चीज जरूरी है कि उसने क्या बताया कि सबसे पहले बालों को हटाया जाता, मतलब उसके खाल को, ठीक है, उसका प्रयोग ये लोग रस्सी बनाने में करते थे। और इसके साथ साथ वो क्या करता है, फिर उसे में छेद करता है तो उसमें से पानी निकलता है, फिर उसे तोड़ते हैं तो उसमें से खाने के लिए मलाई निकलती है। इस चीज के बारे में उसने पहले कभी भी नहीं देखा था, इस वजह से वो इसके बारे में क्या हुआ था, आश्चर्यचकित हो गया था, मतलब चौंक गया था। और इसीलिए उसने अपनी पुस्तक रिहला में इसका विवरण दिया है। यह आपका नारियल का विवरण था। अब चलते हैं पान के बारे में। इब्न बतूता जब भारत आया तो उसने पान का विवरण भी दिया। कहते हैं पान का कोई फल नहीं होता, लेकिन पान को केवल उसकी पत्तियों के लिए उगाया जाता है। और उसके पत्ते का प्रयोग ये लोग किस लिए करते थे, ये लोग पत्ता लेते थे, उसमें कत्था डालते थे, चूना डालते थे, ठीक है, इसके साथ साथ सुपारी डालते थे जिसे जायफल कहते हैं, और भी कई लोग इसमें शहद डालते थे, और उसको कह सकते हैं मोड़ मार के ये लोग खा लेते थे। खाने के बाद वो कहते थे, वो इस चीज को देखकर आश्चर्यचकित हुआ कि ये इंसान खा तो हरा पत्ता रहा है, लेकिन इसके मुंह से लाल थूक क्यों निकल रहा है, मतलब उसके मुंह में रेड रेड कैसे हो रहा है, क्योंकि खा तो हरा रहा था। इस चीज को देखने में वो बहुत ज्यादा क्या हो गया, वो बहुत ज्यादा चौंक गया। अब ये क्वेश्चन भी आपका क्या हो गया है, खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब जो आपका अगला क्वेश्चन है वो है फ्रांसवा बर्नियर सती प्रथा से किस प्रकार आकर्षित हुआ। तो सती प्रथा के बारे में मैं आपको बता देता हूँ। सती प्रथा वह प्रथा है जिसमें भारत में अगर कोई व्यक्ति मर जाता था, मतलब कोई पुरुष मर जाता था, तो उसकी पत्नी को उसी के साथ क्या कर दिया जाता था, जला दिया जाता था। और ऐसा माना जाता था कि अगर वो व्यक्ति है और वो व्यक्ति कह सकते हैं मर गया, तो उसकी पत्नी को उसके बाद जीने का हक नहीं है। इसी को सती प्रथा कहते हैं। और ये सती प्रथा कह सकते हैं, इसको देखकर फ्रांसवा बर्नियर बहुत ज्यादा क्या हो गया, आश्चर्यचकित हो गया। उसके बारे में उसने क्या बताया, उसके बारे में बात करते हैं।
सबसे पहले ये कहता है कि भारत में सती प्रथा एक ऐसी प्रथा है जो क्रूर प्रथा है, क्योंकि इसमें महिलाओं को क्या किया जा रहा है, मार दिया जा रहा है, जो कि गलत मानता था वो। क्यों? क्योंकि अगर एक पति मर गया तो उसके मरने के बाद उसको भी पूर्ण रूप से जीने का क्या है, हक है। तो ऐसे ही करके उसने अपनी चीजों को यहाँ पर बताने की क्या की है, कोशिश की है। तो चलो इसके बारे में मैं आपको क्या करता हूँ, बताता हूँ, ध्यान से सुनना और समझना। तो सबसे पहली चीज, इसमें कुछ पॉइंट्स है उसको मैं आपको समझाता हूँ। पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। ये क्रूर प्रथा थी जिसमें स्त्री को अग्नि भेंट चढ़ा दिया जाता था। मतलब कि एक ऐसी प्रथा थी जिसमें स्त्री को मार दिया जाता था, अग्नि के समक्ष उसके ऊपर जलने के लिए छोड़ दिया जाता था। नंबर 2 पॉइंट है आपका, जो विधवा होती थी वो अपनी मर्जी से सती नहीं हो रही है, मतलब अपनी मर्जी से जलना नहीं चाहती है, लेकिन बाकी सारे लोगों से क्या कर रहे हैं, जला देते थे। नंबर 3, बाल विवाह के प्रति किसी प्रकार की सहानुभूति नहीं होती थी, मतलब कोई सिंपति नहीं है। बच्चा जो है 11 साल का हुआ उसकी शादी करवा दी, 12 साल का हुआ शादी करवा दी। जबकि आज के टाइम पर अगर वर्तमान समय में देखें तो लोग 30-30, 35-35, 40-40 साल तक की उम्र तक शादी नहीं करते अगर वो कैपेबल नहीं होते। पहले के टाइम में लोगों की मेंटेलिटी क्या थी, बच्चा पैदा हुआ, 12 साल का हुआ शादी करवा दी, 13 साल का हुआ शादी करवा दी, 11 साल का हुआ शादी करवा दी, बचपन में ही उसका रिश्ता करवा देते थे। तो ये चीज थी, इस वजह से कह सकते हैं बाल विवाह के लेकर भी वो बहुत ज्यादा क्या हुआ था, चौंक गया था। नंबर 4 है आपका, जो सती होने वाली स्त्री होती थी वो लोगों की मानसिकता में बदलाव नहीं ला सकती थी। मतलब अगर कोई स्त्री चीख रही है, चिल्ला रही है, लोग सुन ही नहीं रहे हैं, उनको फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, जलने दो, ये इसका कर्म है, ये मर जाएगी, मतलब ऐसे करके करते थे। ये बहुत गलत प्रथा थी, ठीक है। नंबर 5 है आपका, कि इस पूरी की पूरी प्रक्रिया में चौंकाने वाली बात तो यह है कि इसमें घर की बड़ी स्त्रियां ही भाग ले रही है। मतलब स्त्री को मारने के लिए स्त्री का सबसे बड़ा योगदान था। जो बुजुर्ग महिला होती थी वो ज्यादा से ज्यादा इस पर क्या करती थी, अपनी भूमिका निभाती थी, और ब्राह्मण भी इसमें अपनी भूमिका निभाते थे। जिस चीज को बर्नियर क्या मानता था, गलत मानता था। निष्कर्ष क्या बताओगे? इन सभी तर्कों से हम ये कह सकते हैं कि उस समय महिलाओं के साथ बहुत ज्यादा अत्याचार होता था। इसको खत्म करने की कह सकते हैं फ्रांसवा बर्नियर ने क्या की थी, आवाज उठाई थी, ठीक है। क्वेश्चन खत्म हो गया। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता दास प्रथा के बारे में अपने विचार कैसे प्रस्तुत करता है, मतलब जो इब्न बतूता है वो दासों के बारे में क्या बताता है उसके बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इसके कुछ पॉइंट्स है उसको भी मैं आपको समझाता हूं। नंबर 1, इब्न बतूता अपनी पुस्तक कह सकते हैं रेहला में कहता है कि दासों को सरेआम बाजार में बेचा जा रहा है और खरीदा जा रहा है, और ये एक तरह से सामान की तरह उन्हें क्या कर रहे हैं, बेच रहे हैं और खरीद रहे हैं। नंबर 2, इब्न बतूता जब भारत आया था तो भारत आने के बाद उसने मोहम्मद बिन तुगलक के लिए क्या किया था, घोड़े खरीदे, ऊंट खरीदे। चलो घोड़े ऊंट तो सही चीज है, दास भी खरीद रहा है, मतलब लोगों को भी खरीद कर क्या कर रहा है, वो गिफ्ट के रूप में उन्हें देना चाहता है। नंबर 3, जब वह वहां से मुल्तान पहुंचा तो उसने गवर्नर को क्या किया, किशमिश दिए, बादाम दिए, कुछ दास भी दिए। मतलब दासों को एक तरह से गिफ्ट के रूप में ये लोग क्या करते थे, देते थे। नंबर 4, इब्न बतूता यह बताता है कि नसीरुद्दीन नामक कह सकते हैं धर्मोपदेशक से खुश होकर सुल्तान ने उस व्यक्ति को कह सकते 1 लाख मुद्रा और 200 दास ही दे दिए। मतलब कि उन्होंने ये दास क्या कर दिए, उन्हें गिफ्ट के रूप में दे दिए। नंबर 5 है आपका, इन दासों को मुख्यतः जासूसी करने के लिए रखा जाता था, जिसमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका किसकी होती थी, दासियों की होती थी। क्योंकि आज देखा जाता है कि ज्यादातर मामले में जो चुगलखोरी या फिर जासूसी करने का काम था किसका था, दासियों का। और अगला पॉइंट है आपका, जिसमें जो पुरुष दास थे उनको यहाँ पर डोलकी उठाने के लिए, पालकी उठाने के लिए क्या किया जाता था, प्रयोग में लाया जाता था। तो ये क्या थे, आपके दास प्रथा के बारे में था, ठीक है, जिसमें इब्न बतूता ने क्या किए, अपने विचार प्रस्तुत किए। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है आपका, बर्नियर के अनुसार राज के भू स्वामित्व के क्या दुष्परिणाम थे। मतलब जब बर्नियर भारत में आया, फ्रांसवा बर्नियर 1656 में आया, तो उसने यहाँ पर आने के बाद कह सकते हैं एक बुक लिखी, ट्रेवल्स इन द मुगल एम्पायर, और उसमें यह बताया गया कि यहाँ पे जो कह सकते हैं भूमि है उस पर किसका अधिकार है, एक्चुअल में किसका अधिकार है, और राजा क्या उस भूमि पर ज्यादा कर ले रहा है या कम कर ले रहा है, इसके बारे में हमें बात करनी है। तो हम उत्तर की तरफ चलते हैं। फ्रांसवा बर्नियर भारत में आया और भारत में आने के बाद उसने कह सकते हैं यहाँ पर फैल रही विचारधाराओं के बारे में क्या किया, अच्छे से बताया। तो उसके बारे में पढ़ते हैं। तो सबसे पहला पॉइंट है आपका भूधारक वर्ग। बर्नियर कहता है कि सारी की सारी जमीन पर ना किसका अधिकार है, राजा का अधिकार है। राजा ना तो उस जमीन को बेचता है और ना ही वो कह सकते हैं किसी को देता है। तो इस वजह से कोई भी व्यक्ति वहां पर जमींदार नहीं बन सकता, क्योंकि सारी जमीन किसके पास है, राजा के पास है। तो ये कहता है कि जमीन का मालिक होने के कारण कोई भी अन्य व्यक्ति कह सकते हैं क्या नहीं बन सकता, जमींदार नहीं बन सकता, क्योंकि राजा ने सारी की सारी जमीन अपने अधिकार क्षेत्र में कर रखी थी। नंबर 2, कृषि का विनाश।
वो ये कहने की कोशिश करता है कि ये पूरी की पूरी जमीन जो है ना, इस पर कृषि का विनाश हो रहा है। विनाश होने का मतलब क्या है, मैं आपको समझा देता हूँ। जैसे मान के चलो सारी की सारी जमीन राजा की है, राजा उसमें खेती तो कर नहीं रहा है, ना किसी से करवा रहा है, तो एक तरह से देखा जाए जो किसान कह सकते हैं वहां पे खेती कर सकता है, वो खेती तो नहीं कर पा रहा ना, तो इस वजह से पूरी कृषि का क्या हो रहा था, विनाश हो रहा था। नंबर 3, भूमि पर राज्य का अधिकार, यानी वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जितनी भी भूमि है उस पर पूरे के पूरे पे किसका अधिकार होता था, राजा का होता था, और राजा उस पूरी भूमि पर अपना अधिकार रखता है, इस वजह से भी उन्हें क्या होती है, दिक्कत होती है। नंबर 4, समाज के जीवन स्तर में बदलाव, मतलब वो ये कहने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जो भी लोग थे उनके जीवन स्तर में बहुत ज्यादा बदलाव आने लगा। बदलाव आने का मतलब क्या था, जहां वो अच्छा पैसा कमा सकते थे वो नहीं कमा पा रहे, जहां वो कुछ भी कर सकते वो बिल्कुल भी नहीं कर पाते थे। तो इस वजह से पूरी की पूरी जमीन राजा के पास होने के कारण बहुत ज्यादा क्या होती थी, मुश्किल होती थी। ठीक है, ये क्वेश्चन आपका खत्म हो गया। अब अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, ये इसी से जुड़ा हुआ है, ध्यान से सुनना। बर्नियर ने मुगल राज्य को किस रूप में देखा और क्या मुगल दस्तावेज इसकी पुष्टि करता है। मतलब जब बर्नियर भारत में आया, उसने देखा मुगल राज्य को, और उसके जितने भी कह सकते हैं मुगलों ने अपने लिए जो भी पुस्तकें दर्ज करवाई, क्या उसके बारे में भी हमें पता चल सकता है, क्या वो सही था या गलत था, उसके बारे में बात करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे, जब बर्नियर भारत में आया तो उसने मुगल राज्य में देखा कि यहाँ लोगों से कर लिया जा रहा है, सब कुछ किया जा रहा है, तो ये किस चीज के ऊपर कर ले रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसके बारे में बात करते हैं। ठीक है, पहले पॉइंट की तरफ चलते हैं। क्रूर लोगों का राजा, मतलब कि यहाँ पर ये बताया गया कि जो बर्नियर था ना वो क्रूर लोगों का राजा था। क्रूर लोग मतलब यहाँ पे लोग नहीं है, क्रूर, क्रूर मतलब लोगों का जो राजा वो क्रूर है, वो बहुत ज्यादा कह सकते हैं शक्तिशाली है, पावरफुल है, और अपनी मर्जी चला रहा है, तो इस वजह से भी बहुत ज्यादा क्या होती थी, दिक्कत होती थी, उसके बारे में यहाँ बताया गया। ठीक है, नंबर 2 की तरफ चलते हैं। भूमि पर राज्य का स्वामित्व, अब बर्नियर कहता है कि ना यहाँ पर जो कह सकते हैं राजा है वो सबसे कर वसूल रहा है, सबसे नीतियां चला रहा है, सबके पैसे मतलब सबसे कर लेने के बाद राज्य का विस्तार कर रहा है, लेकिन जो सरकारी मुगल दस्तावेज यानी आईन अकबरी हो गया, अकबरनामा हो गया, उसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। वो ये बताता है, आईन अकबरी हमें बताती है कि जो राजा था वो जनता से कर तो लेता था, लेकिन वो कर किस रूप में लेता था कि जो भी प्रजा जितना भी कमाएगी या जितना भी उगाएगी उसका कुछ परसेंट वो अपने पास क्या करेगा, रखेगा। तो वही चीज यहाँ पे क्या की गई, बताई गई, यानी वो ये बताने की कोशिश करते हैं कि यहाँ पर सारे के सारे जो लोग थे वो राजा जो था जनता से कर तो वसूल रहा है, लेकिन वो केवल उपज के रूप में कर ले रहा है। तो ये हमें दस्तावेज, ये हमें ये सबूत देता है कि मुगल राजा भिखारियों का राजा नहीं था, और वो जनता से जबरदस्ती कर नहीं लेता था, वो केवल उनकी उपज का कुछ हिस्सा लेता था, जिसके बदले में वो जनता को क्या देता था, सुरक्षा या प्रोटेक्शन देता था। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, क्योंकि ये क्वेश्चन भी आपका खत्म हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि भारत में आने वाले 15वीं शताब्दी के बाद भारत में आने वाले बहुत सारे यात्री थे, और इनके बारे में हमें बताना है कि मतलब फ्रांसवा बर्नियर, इब्न बतूता और अल बिरूनी के अलावा और कौन कौन से यात्री आए। तो पहला है दुआते बरबोसा। ठीक है, आप देखो अल बिरूनी का अलग पॉइंट लिख लेना, फ्रांसवा बर्नियर का अलग लिख लेना, इब्न बतूता का अलग लिख लेना। यहाँ पर आने वाला पहला यात्री था दुआते बरबोसा, जिसने भारत के बारे में सब कुछ चित्रण प्रस्तुत किया, व्यापार कैसे होता है, नीतियां कैसे चलती है, सब चीज के बारे में बताया। और इसी के आने के बाद भारत में बहुत सारे लोगों की दिलचस्पी होने लगी कि हमें भी वहां जाकर देखना है कि वहां की संस्कृति, वहां का कल्चर कैसा है। ठीक है, नंबर 2 है आपका टेवर्नियर और मनुकी। अब देखो टेवर्नियर और मनुकी ये भी दो कह सकते हैं यूरोप के यात्री थे, वो जो यहाँ पर आए, इन्होंने भी आके अपनी चीजों के बारे में बताने की कोशिश की कि मतलब भारत की व्यवस्था कैसी है, भारत में लोग कैसे रहते हैं, क्या नीतियां चलाते हैं, सब कुछ बताया। और इसके साथ साथ उन्होंने ये भी बताया कि भारत में यहाँ पे लोग बहुत अच्छे तरीके से रह रहे हैं, बहुत अलग संस्कृति है, और इसीलिए वो ये बताने की कोशिश करते हैं। टेवर्नियर जिसने भारत की एक बार नहीं 6 बार यात्रा की, तो ये उसके लिए क्या थी, बहुत बड़ी कह सकते हैं जानकारी हम कह सकते हैं, क्योंकि उसने भारत को बहुत ज्यादा बारीकी से जाना। और मनुकी जो कह सकते हैं भारत में आया, आने के बाद लगभग कह सकते हैं पूरी की पूरी जिंदगी क्या हो गया, यहीं पर रुक गया, और उससे भारत बहुत ज्यादा क्या लगा, अच्छा लगा। ठीक है, ये तीसरा यात्री था। अब चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फ्रांसवा बर्नियर। ठीक है, ये जो फ्रांसवा बर्नियर था मैंने आपको पहले भी बता दिया है, 1656 में आया है। भारत में आने के बाद 12 वर्षों तक इसने क्या किया, अपने विचार प्रस्तुत किए, उसी के बारे में इसने बताने की क्या की है, कोशिश की है। तो ये आपका पॉइंट था, ये क्वेश्चन थे जिसमें आपको अल बिरूनी का भी जोड़ लो, इब्न बतूता का भी जोड़ लो, आपका आंसर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। ये क्वेश्चन भी खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इब्न बतूता भारतीय शहर का विवरण किस प्रकार देता है।
इब्न बतूता भारत में आया, भारत में आने के बाद उसने भारत में देखा, यहाँ के शहर के बारे में देखा, सब कुछ देखा, और उसने यहाँ के शहर का विवरण कुछ इस प्रकार दिया है, जिसमें हम कुछ पॉइंट्स पढ़ते हैं, ध्यान से सुनना। नंबर 1, घनी आबादी। वो ये कहने की कोशिश करता है कि भारत में घनी आबादी वाला कह सकते हैं शहर है, जहां पर आपका दौलताबाद हो गया, दिल्ली हो गए, उसने इन दोनों को क्या बताया, प्रमुख शहर बताया है। नंबर 2, व्यापक अवसर। यहाँ पर हर व्यक्ति को व्यापक अवसर मिलता है, अपना हर काम करने का, अपनी नीतियां बनाने का, अपने आप को आगे बढ़ाने का, उन्हें क्या मिलता है, संपूर्ण अवसर मिलता है, ये चीज उन्होंने बताई। नंबर 3, बाजार। वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर बहुत ज्यादा चमक धमक वाले बाजार लगते हैं, जिसमें लोग बहुत ज्यादा अच्छे से रहते हैं, अच्छे तरीके से रहते हैं और अपनी नीतियों को चलाने की कोशिश करते हैं, अपना सामान बेचते हैं, लोग भी आएंगे सामान खरीदेंगे, तो ये सारी चीजों को वो बताता है। नंबर 4, इस पूरे के पूरे कह सकते हैं भव्य कार्यक्रम का सबसे महत्वपूर्ण जो कह सकते हैं कार्यक्रम था, वो था संगीत। क्यों? क्योंकि शहर के अंतर्गत बहुत ज्यादा मात्रा में संगीत होते थे और उस संगीत के माध्यम से लोगों को इकट्ठा किया जाता था, ताकि सभी लोग उस चीज के बारे में जान सके। ठीक है, समझ आ गया आपको? ये भी आपका क्वेश्चन खत्म हो गया है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। संचार की अनूठी प्रणाली में इब्न बतूता के विचारों को प्रस्तुत कीजिए। इब्न बतूता भारत में आया, भारत में आने के बाद उसने क्या किया, यहाँ पर संचार की अनूठी प्रणाली के बारे में बताया। इब्न बतूता के काल में अगर देखा जाए, जब वो भारत आया था, तो उसने देखा कि मोहम्मद बिन तुगलक ने 2 प्रकार की डाक व्यवस्था इस्तेमाल की है। जैसे कि डाक व्यवस्था क्या होती है, हमने 11th क्लास में पढ़ा था नाइट्स के बारे में, ऐसी हम यहाँ पे बात करेंगे। यहाँ पर 2 प्रकार की डाक व्यवस्था थी, एक पैदल थी और एक घुड़सवार थी। जो पैदल थी उसे हम दावा के नाम से जानते हैं, और जो उलुक थी उसे घुड़सवार के नाम से जानते हैं। तो दोनों के कुछ कुछ पॉइंट्स हैं, उसके बारे में मैं आपको समझाता हूँ। पहले बात करते हैं उलुक व्यवस्था। उलुक वह व्यवस्था थी जिसमें घुड़सवार होते थे, और ये कुशल घुड़सवारों की विशेषता इस प्रकार है। नंबर 1, यहाँ पर क्या था, हर 4 मील की दूरी यानी लगभग 6 किलोमीटर की दूरी पर कह सकते हैं एक चौकी बनाई गई थी। एक घुड़सवार को दूसरी चौकी तक तुरंत ही क्या करना पड़ता था, अपना संदेश लेकर पहुंचना पड़ता था। ठीक है। नंबर 2, इन शिविरों के अंतर्गत कह सकते हैं हर एक चौकी पर एक घुड़सवार तैनात रहता था, और तैनात रहने के बाद वो ये वेट करता था कि जब मेरा साथी अब दूसरी चौकी से मेरे पास आएगा, तो तुरंत ही मैं क्या करूंगा, उस भाले को और संदेश को लूंगा और फटाफट तीसरी चौकी तक पहुंचाऊंगा, तीसरे चौथे तक, चौथे पांचवें तक, ऐसे करके संदेश को क्या किया जाता था, पहुंचाया जाता था। नंबर 3, इस व्यवस्था के अंतर्गत 50 दिन का सफर जो था वो कम से कम कह सकते हैं 5 दिन में या 4 दिन में क्या कर लिया जाता था, तय कर लिया जाता था। ठीक है, ये थी आपकी उलूक व्यवस्था। बात करते हैं दावा की। दावा जो थी वो आपकी पैदल डाक व्यवस्था थी, जिसमें सारे के सारे कह सकते हैं पैदल सैनिक होते थे और वो तेजी से दौड़ेंगे। उसके बारे में बात करते हैं। पहला पॉइंट, इसमें हर एक मील में 3 चौकी बनी थी, लगभग 500 मीटर की दूरी पर एक चौकी बनी थी, जो एक से दूसरे में जाती, दूसरे तीसरे में, तीसरे से चौथे में, ऐसे करके ये लोग संदेश को क्या करते थे, पहुंचाते थे। नंबर 2, सेम चीज है, हर एक कह सकते हैं सैनिक वहां पर तैनात रहेगा। तैनात रहने के बाद वो क्या करेगा, वो पहले दूसरे वाले व्यक्ति की वेट करेगा, फिर दूसरा तीसरे का, तीसरा चौथे का, ऐसे कर करके संदेश को क्या किया जाएगा, पहुंचाया जाएगा। नंबर 3, ये बहुत ज्यादा तीव्र थी, क्योंकि ये घुड़सवार से भी तीव्र थी, क्योंकि जो घोड़ा होता है ना, वो 4 मील तक की दूरी यानी 6 किलोमीटर की दूरी तक अगर वो दौड़ता था, वो थक भी जाता था बीच में। लेकिन यहाँ पर पैदल सैनिक हर 500 मीटर की दूरी पर बहुत ज्यादा तेजी से क्या कर रहा है, दौड़ रहा है। तो उसके बारे में यहाँ क्या किया गया है, बताया गया है। ठीक है, तो ये आपकी उलूक और दावा व्यवस्था थी, जिसमें से तेज कौन सी थी, दावा थी। ठीक है, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, जो आपका इस चैप्टर का आखिरी क्वेश्चन है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इब्न बतूता भारतीय बाजार का विवरण किस प्रकार प्रस्तुत करता है। मतलब इब्न बतूता भारत में आया, शहरों के बारे में अलग बताया, बाजार के बारे में अलग बताया, तो उसके बारे में बात करते हैं। इब्न बतूता 1332-33 में भारत में आया था। उसने बाजारों का विवरण इस प्रकार दिया है। नंबर 1, चमक धमक। उसने ये बताने की कोशिश की है कि यहाँ के जितने भी बाजार है वो क्या है, चमक धमक वाले बाजार थे, उसको यहाँ पर इन्होंने बताने की कोशिश की है। नंबर 2, व्यापारिक दुकानें। यहाँ पर बहुत सारी कह सकते हैं व्यापारिक दुकानें लगती थी, जिसमें हर व्यक्ति को बहुत ज्यादा अच्छे से अपनी नीतियां, अपनी सारी चीजों को करने का क्या मिलता था, मौका मिलता था। नंबर 3, नृत्य और संगीत। यानी उसने ये बताने की कोशिश की कि इस पूरे पूरे बाजार में नृत्य भी होता था, संगीत भी होता था, ताकि लोगों को इकट्ठा किया जा सके। नंबर 4, विचार विमर्श। वो ये बताने की कोशिश करता है कि यहाँ पर जितने भी लोग आते थे वो विचार विमर्श करते थे, एक दूसरे से बातचीत करते थे, और बातचीत करने के बाद उनके विचारों का क्या होता था, आदान प्रदान होता था। ठीक है, अब ये भी आपका कह सकते हैं क्वेश्चन क्या हो गया, खत्म हो गया। तो ये पूरे के पूरे इस चैप्टर के मैंने आपको मेन क्वेश्चन आंसर करवा दिए। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज्यादा से ज्यादा अपने दोस्तों तक क्या करें, शेयर करें। अगर आप इस वीडियो को 20 दोस्तों तक शेयर करते हो तो मैं आपको इस नोट्स का पीडीएफ आपको क्या कर दूंगा, सेंड कर दूंगा व्हाट्सएप पे। ठीक है, थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।